तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आयुष। और जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था डायरेक्शन ऑफ यूरिन फ्लो, तो अब मैं इसके आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि नेफ्रॉन कैसे सिचुएटेड होता है रीनल जो मेडुलरी पिरामिड है उसमें। तो हम इस नेफ्रॉन की स्टडी करेंगे। नेफ्रॉन को यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल के नाम से भी जानते हैं। नेफ्रॉन जो होता है दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक ग्लोमेरुलस और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। सर, ग्लोमेरुलस क्या है? देखो, जो अफरेंट आर्ट्रियोल आती थी वो टफ्ट ऑफ कैपिलरी बनाती है, और ये फिर टफ्ट ऑफ कैपिलरी रीयूनाइट होकर के इफरेंट आर्ट्रियोल बनाता है। तो ग्लोमेरुलस क्या है? सर, अफरेंट आर्ट्रियोल जो टफ्ट ऑफ कैपिलरी बनाती है उसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ठीक है सर। तो रेनल ट्यूब्यूल क्या है सर? अब देखो, जो बाउमेन कैप्सूल है यहाँ से रीनल ट्यूब्यूल की स्टार्ट होती है, और रीनल बाउमेन कैप्सूल जो होता है एक डबल वाल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें दो वाल्स होते हैं। तो रीनल ट्यूब्यूल में क्या क्या आता है? एक बाउमेन कैप्सूल जो एक डबल वाल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर है, दूसरा पीसीटी, थर्ड लूप ऑफ एनले। ये पूरा लूप ऑफ एनले है, इसका एक डिसेंडिंग ब्रांच है और ये असेंडिंग ब्रांच है, और डीसीटी। ठीक है। तो देखो, रीनल ट्यूब्यूल के पार्ट कौन कौन से हैं? बाउमेन कैप्सूल जो एक डबल वाल्ड कपलाई के स्ट्रक्चर है, पीसीटी, लूप ऑफ एनले इसके डिसेंडिंग ब्रांच, असेंडिंग ब्रांच, एंड डीसीटी। अब देखो सर, व्हाट अबाउट कलेक्टिंग डक्ट? सर, कलेक्टिंग डक्ट आपने नहीं बताया कि नेफ्रॉन का पार्ट है। मैं शुरू से ही बताते आ रहा हूँ, जो कलेक्टिंग डक्ट है ये एक सिंगल नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है, इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन की डीसीटी, जैसे ये एक पूरे नेफ्रॉन है, इसकी डीसीटी जैसी इसके अंदर ओपन हुई है, ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे नेफ्रॉन की डीसीटी ओपन होती है, इसलिए हम ऐसा शो करते हैं। तो सर, कलेक्टिंग डक्ट एक सिंगल नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है, एक कलेक्टिंग डक्ट में 4000 नेफ्रॉन की ओपनिंग होती है। तो चलो हम पढ़ लेते हैं। देखो, 1 मिलियन नेफ्रॉन इच किडनी, हर एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है। यह एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। अब हमने पढ़ लिया था कि बाउमेन कैप्सूल जो है डबल वॉल्ड कपलाई स्ट्रक्चर है। अब ये बाउमेन कैप्सूल किसको इनक्लोज करता है? ग्लोमेरुलस को। इनक्लोज ग्लोमेरुलस। ठीक है। ओके सर। अब मैंने ये चीज पढ़ा दिया है। अफरेंट आर्ट्रियोल डिवाइड एंड गिव राइज टू ग्लोमेरुलस। Glomerulus reunite to form efferent arteriole. Efferent arteriole divide to form peritubular capillary. अब देखो सर, जितनी बातें बताते जा रहा हूँ उसको अपने दिमाग में बैठाते चलो, आगे बहुत काम आएगा। अब देखो, जो इफरेंट आर्ट्रियोल है यही हमारे नेफ्रॉन के चारों तरफ ऐसा पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बनाता है, और फाइनली एक इस रीनल वेन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ठीक है सर। तो इफरेंट आर्ट्रियोल डिवाइड टू फॉर्म पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, ये चीज मैंने पढ़ लिया। अब आगे बढ़ो। इसको मैंने बता दिया है, एक कलेक्टिंग डक्ट में 4000 नेफ्रॉन की डीसीटी खुलती है। सो कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिंगल नेफ्रॉन, इट इज अ पार्ट ऑफ सेवरल नेफ्रॉन। ओके सर। लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ नेफ्रॉन। अब हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चरल डिटेल पढ़ेंगे। अभी तक हम नेफ्रॉन नेफ्रॉन कर रहे थे, मैंने सारी चीज़ें प्रॉपर वे में बताई है कि कैसे नेफ्रॉन हमारी मेडुलरी पिरामिड में सिचुएटेड है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, मैंने इस डायग्राम से तुम्हें ये बताने की कोशिश की है कि मैल्पिजियन बॉडी क्या होता है। देखो, अफरेंट आर्ट्रियोल आया और वो डिवाइड करा, क्या करा? डिवाइड करा, तो क्या बना? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है? एक टफ्ट ऑफ कैपिलरी है। फिर एक ग्लोमेरुलस रीयूनाइट हो गया और फॉर्म किया इफरेंट आर्ट्रियोल। क्या फॉर्म किया? इफरेंट आर्ट्रियोल। तो अब देखो, जो एक ग्लोमेरुलस बना है और ये बाउमेन कैप्सूल बना है, इसको हम एक साथ मिला करके बोलते हैं मैल्पिजियन बॉडी। तो तुमने समझ लिया, अब इसको याद कर लो। ग्लोमेरुलस और बाउमेन कैप्सूल, इसको एक साथ क्या बोलते हैं? मैल्पिजियन बॉडी। अब देखो, ये है नेफ्रॉन का पीसीटी। क्या है सर? पीसीटी जो एक हाईली क्वाइल्ड, देखो क्वाइल्ड है ना, सेम लाइक डीसीटी भी कैसा होता है? हाईली क्वाइल्ड होता है। अब देखो, अब शुरुआत होता है पीसीटी के आगे लूप ऑफ हेनले।
तो देखो लूप ऑफ हेनले, ये पूरी एक लूप ऑफ हेनले है। लूप ऑफ हेनले का कुछ पार्ट जो एक तो नीचे जा रहा है वो है डिसेंडिंग, क्या है डिसेंडिंग, और जो अब देखो यहाँ से नीचे जा रहे हैं और यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, तो ये हो गया डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और ये हो गया असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है सर। लूप ऑफ हेनले का कुछ पार्ट थिक होता है और कुछ थिन होता है, तो हमने ये बता दिया थिक पार्ट थिन पार्ट। ऐसे ही असेंडिंग का भी कुछ पार्ट थिन है और कुछ थिक है, थिन पार्ट और थिक पार्ट। अब हम आगे आ गए कलेक्टिंग डक्ट। अब हमारा जो फिल्ट्रेट है वो आएगा फाइनली कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट किस में खुलता है, रीनल पेपिला में। तो मैंने तुम्हें पहले लेक्चर से ही मैं बता रहा हूँ, अभी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। तो देखो मैंने तुम्हें बताया था ना कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, अगर तुमने सिर्फ इतना याद कर लिया, सॉरी, अगर तुमने सिर्फ इतना समझ लिया तो मैं तुम्हें सारा कंसेप्ट बता दूंगा। ठीक है। तो मैंने तुमको बताया था कि कलेक्टिंग डक्ट किस में खुलता है, रीनल पेपिला में। रीनल पेपिला से आगे कहाँ, माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, इनका माइनर कैलिक्स, इनका माइनर कैलिक्स, इनका माइनर कैलिक्स, इनका माइनर कैलिक्स, किस में खुला, मेजर कैलिक्स। फिर मेजर कैलिक्स किस में खुला, एक रीनल पेल्विस में, जो एक ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर स्पेस है। अब देखो रीनल पेल्विस फाइनल किस में खुला, यूरेटर में, और यूरेटर से हमारा यूरिन कहाँ आ गया, यूरिनरी ब्लैडर। तो मैं इसी स्ट्रक्चर को हमेशा बार बार पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज बताते जा रहा हूँ कि कैसा क्या है। तो कलेक्टिंग डक्ट फाइनली किस में खुला, रीनल पेपिला में। ठीक है सर। तो देखो कलेक्टिंग डक्ट फाइनली किस में खुला, रीनल पेपिला में। अब तुम्हें विजुलाइज हो रहा होगा कि, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि नेफ्रॉन में कौन कौन से एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती है। तो देखो मैंने इस डायग्राम से तुम्हें बताने की कोशिश करा है। तो पूरे नेफ्रॉन में सिर्फ दो टाइप की एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती है, एक स्क्वेमस और दूसरा क्यूबॉइडल। सर तो स्क्वेमस अगर हमें पता चल जाए तो बाकी के लोकेशन हम खुद अपने मन से सोच लेंगे। तो देखो जो स्क्वेमस एपिथेलियल सेल होती है वो नेफ्रॉन नेफ्रॉन के जो एक बाउमेन कैप्सूल वाला पार्ट है, इसके आउटर पार्ट पे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होती हैं। कौन सी, सिंपल स्क्वेमस, किस पे होती है, आउटर पार्ट पे। अब देखो जो लूप ऑफ हेनले है उसका जो थिन पार्ट है इस थिन पार्ट पे भी कौन सी होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल। नेक्स्ट अब देखो जो बाउमेन कैप्सूल है जो एक डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसके आउटर पार्ट पे तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल थी, लेकिन जो बाउमेन कैप्सूल का जो इनर वाला पार्ट है इस पे पोडोसाइट सेल्स होती है। क्या होती हैं, पोडोसाइट सेल्स। ये क्या है, पोडोसाइट सेल्स है। तो इनको मैंने बाहर ऐसे जूम करके दिखाया हूँ, ये क्या है, पोडोसाइट सेल्स है। सर ये कहाँ होती है, जो बाउमेन कैप्सूल है उसके इनर वॉल पे। तो सर ये किससे बनी होंगी, तो बाबू ये भी बनी होंगी स्क्वेमस एपिथेलियल सेल से, लेकिन वो स्क्वेमस एपिथेलियल मॉडिफाइड फॉर्म में होगा। तो जो पोडोसाइट सेल्स होती हैं वो किससे बनी होती है, मॉडिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल से। तो बताओ फाइनल कंक्लूजन, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल कहाँ होती है, तो सर बाउमेन कैप्सूल, और जो बाउमेन कैप्सूल हो गया, और जो थिन पार्ट है यहाँ पे क्या होती है, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल। तो बाकी जगह कहाँ होगी, क्यूबॉइडल। तो बताओ पीसीटी के पास क्या होगी, क्यूबॉइडल। डीसीटी पे क्या होगी, क्यूबॉइडल। थिक पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले पे क्या होगी, क्यूबॉइडल। ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट पे क्या होगी, क्यूबॉइडल। तो हमारा एपिथेलियल का खेल खत्म हो गया। ये क्वेश्चन आते हैं चलो अब मैं जो पढ़ा है उसको मैं जो लिखा हूँ वो बता देता हूँ। नेफ्रॉन में सिर्फ दो तरह की एपिथेलियल लाइनिंग होती है, स्क्वेमस एंड क्यूबॉइडल। पोडोसाइट क्या है, सर मॉडिफाइड स्क्वेमस सेल्स होती हैं। अब देखो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ होती है, बाउमेन कैप्सूल एंड थिन लूप ऑफ हेनले। बाकी सारे जगह क्या होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये सब हमने पढ़ लिया। सर पीसीटी पे क्या होगा, क्यूबॉइडल। डीसीटी पे क्या होगा, क्यूबॉइडल। थिक पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले, हमें पता है कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सिर्फ बाउमेन कैप्सूल और थिन पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले। क्या क्या सर, थिन पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले। बाकी सारी जगह, ये तो सर थिक पार्ट बोल रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होंगे, क्यूबॉइडल। अब देखो हम मैंने बता दिया है कि जो बाउमेन कैप्सूल है उसके इनर वॉल पे क्या होंगे, पोडोसाइट सेल्स होंगी। और पोडोसाइट सेल्स कैसी होती हैं, सर ये मॉडिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होती हैं। और आउटर वॉल पे सिंपल
एक स्क्वेमस एपिथेलियम से। अब देखो बाबू, दो तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं, एक होते हैं कॉर्टिकल और एक होता है जक्स्टामेडुलरी। मैंने तुमको बोला था ना कि सिर्फ ये डायग्राम अपने माइंड में याद रखना, इससे मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। तो देखो, ये आउटर पार्ट क्या है, कॉर्टेक्स, क्या है, कॉर्टेक्स, और अंदर क्या है, मेड्यूला। और मेड्यूला किस फॉर्म में है, मेडुलरी पिरामिड के फॉर्म में। किस फॉर्म में, मेडुलरी पिरामिड के फॉर्म में। अब मैं देखो कितने तगड़े तरीके से समझाता हूँ तुम्हें। सर, जो कलेक्टिंग डक्ट होता है ये एक सिंगल नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है, इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन की ओपनिंग होती है। देखो, इधर का एक नेफ्रॉन खुला है कलेक्टिंग डक्ट में, इधर से एक नेफ्रॉन खुद खुला है कनेक्टिंग डक्ट में। तो सर, कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारे नेफ्रॉन की, जहाँ डीसीटी खुलती है वो कलेक्टिंग डक्ट होता है। ठीक है, तो कलेक्टिंग डक्ट किसी एक नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है। ओके सर, हमें इतना समझ आ गया। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे। देखो, जक्स्टा मतलब होता है क्लोज। क्या होता है सर, क्लोज। एक मिनट, ठीक है, अब मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। जक्स्टा मतलब होता है क्लोज एंड मेडुलरी मतलब जो मेड्यूला के क्लोज हो। तो देखो, ऊपर के पार्ट सारे क्या है, कॉर्टेक्स है, और अंदर क्या है, मेड्यूला। मतलब मेड्यूला किस फॉर्म में है, मेडुलरी पिरामिड में। तो ये क्या है, सब मेड्यूला है। ठीक है, अब देखो, जक्स्टा मतलब क्लोज, मेडुला मीन्स मेडुला। जो नेफ्रॉन मेडुला के क्लोज हो, मतलब ये देखो, ये नेफ्रॉन ये अपना मेडुला है, इसके क्लोज है ना। तो अब देखो इसमें लूप ऑफ हेनले कितनी बड़ी हो रही है। तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो इनर पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स, ये पूरा कॉर्टेक्स है, इसके इनर पार्ट देखो, तो इनर पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स में हो, मतलब क्लोज टू मेडुला, मेडुला के क्लोज हो। और इसमें लूप ऑफ हेनले कैसा होता है, लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होता है। ठीक है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स के पेरीफेरी पे हो। ठीक है, अब देखो 80 से 85% जो नेफ्रॉन होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। और इसमें ये फोटो देखकर बताओ, इसमें लूप ऑफ हेनले कैसा है, छोटा है, शॉर्ट है। अब देखो, सबसे तुमको खास बात बताता हूँ एक। हमें पता है कि अफरेंट आर्ट्रियोल आती है और क्या बनाती है, टफ टफ कैपिलरी, और फिर टफ टफ कैपिलरी को ग्लोमेरुलस बोलते हैं, और ये रीयूनाइट होकर क्या बनाती है, इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, ये है अपना अफरेंट आर्ट्रियोल। अब देखो, इफरेंट आर्ट्रियोल आगे जाकर के डीसीटी, लूप ऑफ हेनले और इसके अराउंड कैपिलरी बनाता है, और इसी को बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। ये जो पूरी कैपिलरी है इसको क्या बोलते हैं बाबू, इसको क्या बोलते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। तो सर, वासा रेक्टा क्या होता है, अब मैं बताता हूँ तुम्हें वासा रेक्टा क्या होता है, सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। अब देखो, ऐसे ही अफरेंट आर्ट्रियोल आई और ग्लोमेरुलस बनाई, फिर क्या बना, इफरेंट आर्ट्रियोल। क्या बना, इफरेंट आर्ट्रियोल। ग्लोमेरुलस रीयूनाइट होकर के क्या बनाया, इफरेंट आर्ट्रियोल, और ये क्या है, अफरेंट आर्ट्रियोल। अब देखो, इफरेंट आर्ट्रियोल फिर से पीसीटी के अराउंड ऐसे पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बनाई, लेकिन ये वास जो अपना लूप ऑफ हेनले है इसके अराउंड पैरेलल पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का फॉर्मेट आ गया, और इसी को बोलते हैं वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। तो सर, वासा रेक्टा क्या है, सर वासा रेक्टा क्या है, अच्छे से एक बार समझा दो। वासा रेक्टा कुछ नहीं है, जो इफरेंट आर्ट्रियोल पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बनाई है, वही पेरीट्यूबुलर कैपिलरी जो है वो एक लूप ऑफ हेनले, ये देखो ये क्या है अपना लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले के पैरेलल कैपिलरी बना देती है, इसी को बोलते हैं वासा रेक्टा। तो अब तुम्हें समझ आया कि पेरीट्यूबुलर कैपिलरी और वासा रेक्टा में क्या अंतर है। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी ही आगे चल के वासा रेक्टा बनाती है, जो किसके पैरेलल होता है, लूप ऑफ हेनले के पैरेलल होता है। तो फाइनल तुम्हें समझ आ गया। तो जो अपना कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं उसमें वासा रेक्टा एब्सेंट होता है। देखो इसमें वासा रेक्टा एब्सेंट है, तो पूरा पेरिट्यूबुलर कैपिलरी ही इसको सराउंड कर रही है। लेकिन जो जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन होते हैं इनमें वासा रेक्टा प्रेजेंट होता है। तो वासा रेक्टा प्रेजेंट होता है, देखो एफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, और यही क्या बनाई, वासा रेक्टा। क्योंकि इसमें लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होता है ना, तो इसलिए वासा रेक्टा बन जाता है। लूप ऑफ हेनले के पैरेलल स्ट्रक्चर बन जाती है कैपिलरी की, उसको क्या बोल देते हैं, वासा रेक्टा। तो तुम्हें इतना समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब हम पढ़ते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलस एपेरेटस। सर जक्स्टाग्लोमेरुलस एपेरेटस क्या होता है? देखो ये है अपनी अफरेंट आर्ट्रियोल, और अफरेंट आर्ट्रियोल डिवाइड होकर क्या बनाई? ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस रीयूनाइट होकर के बनाया इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, अब देखो ये है अपना बाउमेन कैप्सूल। बाउमेन कैप्सूल का ए पार्ट पीसीटी, दिस वन लूप ऑफ हेनले, एंड लूप ऑफ हेनले उसके बाद क्या आता है? डीसीटी। तो अब देखो जो अपना एफरेंट आर्ट्रियोल है इस पे, इसके वाल पे होते हैं जेजी सेल्स। कौन होती हैं? जेजी सेल। और जो अपना डीसीटी है इसके वाल पे होते हैं मैकुला डेंसा सेल। ठीक है, किस पे होते हैं? डीसीटी के वाल पे। और जेजी सेल किस पे होते हैं? एफरेंट आर्ट्रियोल के वाल पे। और कुछ सेल प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं लेसिस सेल। तो ये सारे सेल्स मिल करके एपेरेटस बनाती है, इनको बोलते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलस एपेरेटस। तो एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है, अ स्पेशल सेंसिटिव रीजन फॉर्म्ड बाय द सेलुलर मॉडिफिकेशन एट द जंक्शन ऑफ अफरेंट आर्ट्रियोल एंड डीसीटी। अफरेंट आर्ट्रियोल और डीसीटी के जंक्शन पे जो हमारी सेल्स हैं वो एक एपेरेटस बनाती है। कौन कौन सी सेल्स? जेजी सेल। जेजी सेल कहाँ होती है? अफरेंट आर्ट्रियोल के वाल पे। मैकुला डेंसा सेल ये कहाँ होती है? डीसीटी के वाल पे। और लेसिस सेल, ये तीनों कलेक्ट एक साथ मिल करके एपेरेटस बनाती है, इनको बोलते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलस एपेरेटस। अब देखो बाबू मैं तुमको एक चीज और बताता हूँ जो पीवाईक्यू में आते रहते हैं। अब देखो इन दोनों नेफ्रॉन्स को एब्जॉर्ब करो, किसी को भी एब्जॉर्ब कर लो, किसी एक को लेकर के। अब बताओ इसका कौन कौन सा पार्ट कॉर्टेक्स में है और कौन कौन सा मेडुला में एक्सटेंडेड है। तो पीआईक्यू आया हुआ है। अब बताओ जो हमारी अफरेंट आर्ट्रियोल आई वो ग्लोमेरुलस बनाई और फिर इफरेंट आर्ट्रियोल। तो ग्लोमेरुलस इनको और इसको बाउमेन कैप्सूल दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? मेलपिजियन बॉडी। तो बताओ कौन कौन सा पार्ट कॉर्टेक्स में? ये है अपना कॉर्टेक्स वाला पार्ट और ये है अपना मेड्यूला वाला पार्ट। तो कॉर्टेक्स में एक्सक्लूसिवली कौन कौन सा पार्ट है, मतलब बिल्कुल ही कॉर्टेक्स में हो? तो सर मेलपिजियन बॉडी जिसमें ग्लोमेरुलस है और बाउमेन कैप्सूल है। ठीक है सर। पीसीटी एंड डीसीटी। क्या लूप ऑफ हेनले एक्सक्लूसिवली कॉर्टेक्स में है? नहीं सर, कोई भी नेफ्रॉन हो उसमें लूप ऑफ हेनले एक्सक्लूसिवली कॉर्टेक्स में नहीं है। मतलब मेलपिजियन बॉडी, पीसीटी एंड डीसीटी एक्सक्लूसिवली कॉर्टेक्स में होते हैं। लेकिन सर मेड्यूला में कौन कौन एक्सटेंड होता है? लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट। ये कॉर्टेक्स में तो होते ही हैं लेकिन मेड्यूला में एक्सटेंडेड होते हैं, मतलब लूप ऑफ हेनले मेड्यूला में आता है, कलेक्टिंग डक्ट मेड्यूला में आता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट एक्सक्लूसिवली कॉर्टेक्स में होता है? तो सर मेलपिजियन बॉडी, पीसीटी एंड डीसीटी। तो चलो कॉर्टेक्स में कौन कौन सा होता है? मेलपिजियन बॉडी, पीसीटी एंड डीसीटी। अब देखो और मेड्यूला में कौन कौन सा पार्ट एक्सटेंडेड होता है? लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट। चलो अब हम बेसिक बताता हूँ। ब्लड वेसल ऑफ किडनी, तुम्हें याद है कि हमारी जो किडनी थी यहाँ पे जो अरोटा की फाइन ब्रांच होती है इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। तो हमारी किडनी को ब्लड सप्लाई कौन सी आर्टरी करती है? रीनल आर्टरी। और इसी रीनल आर्टरी का फाइन ब्रांच बनाता है अफरेंट आर्ट्रियोल। और अफरेंट आर्ट्रियोल जो है यही अपना बनाता है ग्लोमेरुलस। फिर इफरेंट आर्ट्रियोल, और इफरेंट आर्ट्रियोल क्या बनाती है? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। चलो शुरू से बताता हूँ। देखो ये है अपना बाउमेन कैप्सूल, ये है पीसीटी, ये है लूप ऑफ हेनले और ये है डीसीटी। चलो हमारी जो किडनी थी इसको ब्लड सप्लाई किया रीनल आर्टरी। किसने? रीनल आर्टरी ने। और इसी रीनल आर्टरी की फाइन ब्रांच जब किडनी के अंदर गई तो उसको बोलते हैं अफरेंट आर्ट्रियोल। ये क्या है? अफरेंट आर्ट्रियोल। और ये क्या बनाई? ग्लोमेरुलस, डिवाइड होकर के। फिर से ग्लोमेरुलस
रीयूनाइट होकर के बनाए इफरेंट आर्ट्रियोल, और यही इफरेंट आर्ट्रियोल आगे चल के कैपिलरी बनाती है, और यह कैपिलरी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी हो सकता है, या यही पेरिट्यूबुलर कैपिलरी अगर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है तो यही पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जो आ रहा है यही पेरिट्यूबुलर के लिए वासा रेक्टा बना देगा। तो अब देखो तुम्हें समझ आ गया, एरिनल आर्टरी डिवाइड होकर के अफरेंट आर्ट्रियोल, फिर ग्लोमेरुलस बना, फिर इफरेंट आर्ट्रियोल, फिर कैपिलरी, और कैपिलरी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी हो सकती है या वासा रेक्टा हो सकता है। सर वासा रेक्टा किस में बनेगा, जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होंगे उसी में वासा रेक्टा बनेगा। फिर फाइनली वेन्यूल बनाएंगे और ये फाइनली रीनल वेन के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। तो तुम्हें एक कंसेप्ट समझ आ गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। मेलपिजियन बॉडी क्या होता है सर? सर ग्लोमेरुलस और बाउमेन कैप्सूल को एक साथ मिला करके हम क्या बोलते हैं? मेलपिजियन बॉडी। अब हम तुम्हें एक बात और बताता हूँ, देखो जो रीनल आर्टरी की ब्रांच आती है उसका डायमीटर जो होता है ज़्यादा होता है। रीनल आर्टरी की ब्रांच क्या होती है? फाइनली अफरेंट आर्टरी जो किडनी में बहुत डिवाइड करती है। तो जो अफरेंट आर्टरी आती है उसका डायमीटर क्या होता है? ज़्यादा होता है। और जो इफरेंट आर्टरी होता है उसका डायमीटर क्या होता है? कम होता है। तो डायमीटर कम और ज़्यादा होने का क्या रीज़न है? यही इसी के वजह से फिल्ट्रेशन होता है। अगर डायमीटर आने वाली आर्टरी का एफरेंट आर्टरी का डायमीटर ज़्यादा नहीं होता और इफरेंट आर्टरी का डायमीटर कम नहीं होता तो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस नहीं होती। इसी बताता हूँ कैसे। देखो मान लो यहाँ यहाँ पहले से कोई ब्लड है, ठीक है, और एफरेंट आर्टरी से इधर से ब्लड आ रहा है। तो जो ब्लड आ रहा है इस जो यहाँ पहले प्रेजेंट है इस ब्लड के ऊपर प्रेशर लगाता है जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन होता है। तो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। वो ब्लड इस फिल्ट्रेशन स्लिट से यहाँ बाउमन कैप्सूल के अंदर आता है। ठीक है सर, ये समझ आ गया। अब देखो ये जो ब्लड वेसल है इसका एंडोथेलियम ग्लोमेरुलस, ये क्या है अपना ग्लोमेरुलस, उसका क्या होता है एंडोथेलियम, और ये है अपना बेसमेंट मेम्ब्रेन। और देखो जो ये अपनी पोडोसाइट सेल्स हैं, ये क्या है सर? अपनी पोडोसाइट सेल्स। अब देखो पोडोसाइट सेल्स जो होती हैं यहाँ पे इनके बीच बीच में बन जाता है फिल्ट्रेशन स्लिट। तो देखो एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड पोडोसाइट ये मिल करके बनाती हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। तो बात यही खत्म हो गया। ठीक है, एक छोटी सी पॉइंट समझानी थी कैसे फिल्ट्रेशन क्यों होता है। तो सर अफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर ज़्यादा होना चाहिए और इफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर कम होना चाहिए, तभी जो आने वाली ब्लड है वहाँ पे जो पहले से प्रेजेंट ब्लड है उनके ऊपर प्रेशर लगाएंगी और फिल्ट्रेशन की प्रोसेस इनिशिएट होती है और वो फिल्ट्रेट जो है अपना फिल्ट्रेशन स्लिट से अंदर आते जाता है। ठीक है सर, पहली बात समझ गए। तो देखो जितना ब्लड आएगा उतना निकल नहीं पाता है, जितना ब्लड आता है उतना निकल नहीं पाता है। मतलब जो आने वाला ब्लड है यहाँ पे पहले से प्रेजेंट एग्जिस्टिंग ब्लड के ऊपर प्रेशर डालता है, इस प्रेशर से ब्लड फिल्टर होती है। ठीक है सर, समझ आ गया। अब देखो सर कब से फिल्टर फिल्टर कर रहे हो, अब बताओ फिल्टर होता क्या है ब्लड में? ब्लड में तो सर ब्लड प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट या सेल्स होते हैं। तो देखो बाबू ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये फिल्टर नहीं होता है। पहली बात, फिल्टर होता है प्लाज्मा। सर प्लाज्मा भी पूरा फिल्टर नहीं होता है, प्लाज्मा के अंदर होता है प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर नहीं होता। सर प्लाज्मा प्रोटीन क्यों नहीं फिल्टर होता? यहाँ हमारा ब्लड आ रहा है, आप बोल दिए सर आरबीसी डब्ल्यूबीसी फिल्टर नहीं होते, तो प्लाज्मा फिल्टर होता है। सर आप बोल रहे हो प्लाज्मा का प्लाज्मा प्रोटीन भी फिल्टर नहीं होता। देखो प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है उसका साइज इस फिल्ट्रेशन स्लिट से बड़ा होता है, तो ये अंदर फिल्टर हो ही नहीं पाता है। इसलिए प्लाज्मा का कौन सा पार्ट फिल्टर नहीं होता? सर प्लाज्मा का प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर नहीं होता। ठीक, तो हमारा क्या ग्लोमेरुलस, ये जो ग्लोमेरुलस है तो क्या फिल्ट्रेट बना? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट क्या बना? तो प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन इक्वल्स टू ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। यहाँ पे बताया प्लाज्मा प्रोटीन क्यों नहीं फिल्टर होता, क्योंकि साइज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इज बिगर देन द फिल्ट्रेशन स्लिट। अब फिल्ट्रेशन की क्या कंडीशन है? अफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर ज़्यादा होना चाहिए, इफरेंट का कम होना चाहिए, तो फिल्ट्रेशन होगा।
और ऐसा कंडीशन नहीं है तो फिल्ट्रेशन नहीं होगा। तो चलो हम पढ़ने जा रहे हैं यूरिन फॉर्मेशन। बहुत इजी टॉपिक है और हम इसको बहुत आसान भाषा में समझेंगे। देखो, यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा है सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रेशन। कौन कौन सा प्रोसेस है, एक बार साथ में बोलो। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड ट्यूबुलर सिक्रेशन। हम एक एक का मीनिंग समझ लेते हैं ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। देखो, पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा का मतलब होता है फाइन। क्या होता है सर? फाइन। फिल्ट्रेशन मतलब फाइन फिल्ट्रेशन। सर फाइन फिल्ट्रेशन क्यों कहते हैं? देखो, हमें पता है कि ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, इसमें प्लाज्मा होता है और सेल्स होती हैं। सेल्स मतलब फॉर्म्ड एलिमेंट, मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो इनका फिल्ट्रेशन तो नहीं होता है, ये तो पहले ही इसको हटा दो। अब देखो, अब बचा प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में भी, प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन्स हैं उनका फिल्ट्रेशन नहीं होता है, मतलब प्लाज्मा का प्लाज्मा प्रोटीन फिल्ट्रेट नहीं होता है, तो इसको भी हटा दो। मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होता है। तो एक बात बताओ, प्लाज्मा प्रोटीन क्यों नहीं होता है? हमने पढ़ा था कि जो फिल्ट्रेशन स्लिट होता है उसका साइज प्लाज्मा प्रोटीन से छोटा होता है, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन बड़े साइज की होती है और फिल्ट्रेशन स्लिट छोटा होता है। तो क्या बड़ा साइज का कोई चीज छोटे साइज से निकल जाएगा? नहीं निकल जाएगा। मतलब प्लाज्मा के सारे कंस्टिट्यूएंट छन जाते हैं एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन। तो देखो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब फाइन फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो इसलिए बोला गया है कि फाइन फिल्ट्रेशन है, क्योंकि प्लाज्मा के सारे कंस्टिट्यूएंट छन जाते हैं एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन। अब देखो, ये जो प्रोसेस होता है ये नॉन सेलेक्टिव होता है। सिलेक्शन नहीं हुआ ना, प्लाज्मा के सारे कंस्टिट्यूएंट छन गए एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन, मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ कि प्लाज्मा का यही कंस्टिट्यूएंट आएगा। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसा प्रोसेस है? एक फाइन प्रोसेस है, नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है, और ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। प्रेशर डिफरेंस की वजह से कैसे सर? देखो, यहाँ जो पहले से ब्लड प्रेजेंट है और जो आने वाली ब्लड है वो इनके ऊपर प्रेशर लगाएगा, जिनकी वजह से फिल्ट्रेशन होगा। तो एक प्रेशर डिफरेंस की वजह से इनका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। किसका? प्लाज्मा में, प्लाज्मा प्रोटीन को हटा करके, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। देखो, हमें पता है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस नॉन सेलेक्टिव थी, मतलब सारे कॉन्स्टिट्यूएंट छन गए प्लाज्मा प्रोटीन के अलावा, उसको तो हटा दो। सर सारे कॉन्स्टिट्यूएंट छन गए तो उसमें कुछ अच्छे कॉन्स्टिट्यूएंट भी होंगे जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। जैसे अगर यहाँ से कोई न्यूट्रिएंट्स छन जाए, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड छन जाए, ठीक है, तो क्या हम चाहते हैं कि ये सब न्यूट्रिएंट्स हमारे यूरिन से बाहर जाए? नहीं सर। तो इन न्यूट्रिएंट्स को हमें पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में रीएब्जॉर्ब करना होता है। क्या करना होता है? रीएब्जॉर्ब करना होता है, ताकि हमारे फिर से ब्लड में आ जाए। तो इसको बोलते हैं सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। समझ आया? अब देखो नेक्स्ट, ट्यूबुलर सिक्रीशन। देखो, हमारी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में जो ब्लड है इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो जिनका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं होता है, मतलब ये यूरिन के फॉर्मेट में नीचे नहीं जाते हैं। तो इनको क्या करना होता है? जबरदस्ती, चूंकि ये सब्सटेंस हमारे लिए हानिकारक है, हार्मफुल है, तो इनको हम जबरदस्ती इसमें डैम्प कर देते हैं। इन पीसीटी या डीसीटी वाले पार्ट में हम इनको डैम्प कर देते हैं, जबरदस्ती डाल देते हैं फोर्सफुली। तो इसको बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन, मतलब हम इस पे सिक्रेट कर दिए कि भाई तुम हमारे लिए हार्मफुल हो, तुम निकल जाओ। तो तुम्हें तीनों प्रोसेस का मतलब समझ आया? अब चलो हम आगे लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं। देखो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पैसिव प्लस नॉन सेलेक्टिव। पैसिव क्यों? एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो तो सिर्फ प्रेशर डिफरेंस की वजह से फिल्ट्रेट बन रहा था। अब देखो, प्रेशर डिफरेंस की वजह से ब्लड अपने आप फिल्टर हो रही है, मतलब अपने आप फिल्टर हो रही है प्रेशर डिफरेंस की वजह से। नियरली ऑल द कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा इज पास्ड एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा के सारे कंस्टिट्यूएंट पास हो जाते हैं एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन। चलो, सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। देखो, यूजफुल सब्सटेंस को वापस रीअब्जॉर्ब करना पड़ेगा, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड न्यूट्रिएंट्स। क्वेश्चन अराइज होता है, इस प्रोसेस की जरूरत क्यों पड़ी?
देखो अच्छे और बेकार दोनों चीज फिल्टर हो गए हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से। दोनों चीज फिल्टर हो गए तो हम चाहते हैं कि अच्छे सब्सटेंस फिर से हमारी ब्लड में आ जाए, तो उनको हम रीएब्जॉर्ब करते हैं सेलेक्टिव ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, न्यूट्रिएंट्स, इनको हम फिर से अपने पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है जो ब्लड वेसल है उसमें रीएब्जॉर्ब कर लेंगे। चलो नेक्स्ट है अपना ट्यूबुलर सिक्रीशन। कुछ सब्सटेंस का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं होता, मैंने बताया है। इन सब्सटेंस को सराउंडिंग पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से फिल्ट्रेट में डंप करा जाता है ताकि फाइनली वो बाहर निकल जाए। तो ये अपना हो गया ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है सर, ओके। अब मैंने बेसिक चीजें क्लियर कर दी, अब तुम अपने आप सारी चीजें समझ जाओगे। देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस, पैसिव। अब देखो सर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से कितना हमारा फिल्ट्रेट बनता है, तो देखो जीएफआर होता है 125 ml पर मिनट, मतलब ग्लोमेरुलस से 1 मिनट में जो फिल्ट्रेट बाउमेन कैप्सूल के ल्यूमेन में पहुंचा, ये अपना बाउमेन कैप्सूल है, इस बाउमेन कैप्सूल के ल्यूमेन में पहुंचा, दैट इज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, वही ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होता है। तो एक 125 ml पर मिनट मतलब 125 ml पर मिनट, तो सर एक दिन में कितना हो जाएगा, तो 125 एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 60 मिनट, तो 128 लीटर पर डे। 180 लीटर फिल्ट्रेट यहाँ पे बना है। ठीक है, अब देखो, अब एक बात तुम्हें बताता हूँ, 180 लीटर यहाँ पे फिल्ट्रेट, 125 पूरे दिन का बताता हूँ, ये तो अपना पर मिनट हो जाएगा ना, लेकिन 180 लीटर पर डे बना, 180 लीटर पर डे, लेकिन निकलता है 1 से 1.5 लीटर पर डे। ठीक है, तो क्या, अब बताओ 180 लीटर बना, निकला कितना, 1.5 लीटर, तो हमें रीअब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हुआ, रीअब्जॉर्ब होकर सब्सटेंस वापस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में गए, तभी तो 180 लीटर था और 1 से 1.5 लीटर निकला, तो हो गया अपना सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, अब देखो नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट्स जैसे पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, इन अलग अलग पार्ट से सब्सटेंस का रीअब्जॉर्प्शन होता है और अलग अलग सब्सटेंस का रीअब्जॉर्प्शन होता है। देखो पीसीटी, दिस वन पीसीटी और दिस वन डीसीटी। ठीक है, तो दोनों जगह NaCl वाटर और HCO3 माइनस, देखो NaCl वाटर और HCO3 माइनस मतलब बाइकार्बोनेट, इन तीनों का रीअब्जॉर्प्शन होता है। अच्छे से सुनना, PYQ में आया हुआ है, डायरेक्ट फिगर बनाया था और डिनोट किया गया था। देखो लेकिन साथ साथ जो नेफ्रॉन का पीसीटी वाला पार्ट है, यहाँ से ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और न्यूट्रिएंट्स, इनका रीअब्जॉर्प्शन होता है, साथ साथ पोटेशियम आयन। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेफ्रॉन के डीसीटी के दो एंड्स होते हैं, एक होता है प्रॉक्सिमल एंड और एक होता है डिस्टल एंड। प्रॉक्सिमल एंड जो होता है इस पे एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर होते हैं और डिस्टल एंड पे एडीएच के रिसेप्टर होते हैं। अब देखो NaCl का रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी के प्रॉक्सिमल एंड से तभी होगा जब एल्डोस्टेरोन आएगा। सेम थिंग्स, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी के डिस्टल एंड से तभी होगा जब एडीएच आएगा। ठीक है, एक और बात, एडीएच जो होता है इस डिस्टल पार्ट पे एक्वापोरिन्स बना देता है और इन एक्वापोरिन्स के थ्रू वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो डीसीटी क्या करता है, एक्वापोरिन्स बना देता है डिस्टल पार्ट पे और इनके थ्रू क्या होता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है सर, समझ आ गया, अच्छी बात थी। अब देखो मैं तुम्हें बहुत अच्छा कंसेप्ट बताता हूँ, सारी चीजें समझ आएगी। यूरिन क्या बोलते हैं, काउंटर करेंट मैकेनिज्म, वो बहुत आसान है, उसको भी समझ आएगा। मैं तुम्हें सिर्फ इतने पार्ट पे फोकस करना है। देखो हमेशा सॉल्ट के रिस्पेक्ट में वाटर बाहर आता है। अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाहर ज़्यादा हो गई तो तभी वाटर बाहर निकलता है। ये कंसेप्ट होता है कि सॉल्ट का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर बाहर ज़्यादा हो गई तो फिर उसी के रास्ते में वाटर बाहर निकल जाता है। अब देखो कैसे समझाता हूँ। देखो कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया का कुछ अमाउंट इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ गया। ठीक है सर, जो हमारा लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग पार्ट होता है वो NaCl, वहां से NaCl बाहर निकलता है। जो थिन लूप ऑफ हेनले होता है वहां से NaCl पैसिवली बाहर निकलता है और जो थिक पार्ट होता है वहां से NaCl एक्टिवली बाहर निकलता है।
अब NaCl आ गया और यूरिया आ गया, तो पूरा इंटरस्टिशियम में क्या हुआ, कंसंट्रेशन बढ़ गया, मतलब ऑस्मोलिटी बढ़ गई। अभी तुम्हें यहाँ फोकस नहीं करना है, ठीक है, जो बता रहा हूँ उसे ही ध्यान से सुनो और समझो कि क्या होता है। NaCl और यूरिया की वजह से इंटरस्टिशियम फ्लूइड में पूरा क्या हो गया, कंसंट्रेशन बढ़ गया, मतलब ऑस्मोलिटी बढ़ गई। अच्छा, हम बोलते हैं कि जो नेफ्रॉन का डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है वाटर के लिए परमिएबल होता है। कभी सोचा है वाटर क्यों निकलता है? परमिएबल तो है, लेकिन वाटर क्यों निकलता है? क्योंकि ये जो इंटरस्टिशियम है बाहर, यहाँ पे ऑस्मोलिटी बढ़ जाती है, और उस ऑस्मोलिटी बढ़ने की वजह से यहाँ से वाटर अपना निकल जाता है। तो सेम कंसेप्ट हर जगह अप्लाई करना है, और बिल्कुल ऑथेंटिक और सही है। अब देखो एक और बात, जो अपना कलेक्टिंग डक्ट होता है, यहाँ पे भी ADH के रिसेप्टर होते हैं। कहाँ पे? कलेक्टिंग डक्ट पे। मतलब ADH आएगा और एक्वापोरिन्स बनाएगा, और क्या होगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो तुम्हें ये चीज समझ में आ गया। अब मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट 180 लीटर पर डे होता है, और इन यूरिन निकलता है 1.5 लीटर। मतलब रीअब्जॉर्प्शन कितना हो गया, 178.5 लीटर पर डे। तो देखो हमारा किडनी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, इतना सारा रीअब्जॉर्प्शन कर लिया, और यूरिन कितना निकला, 1.5 लीटर एक्सक्रीट हुआ। अब देखो रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस एक्टिव भी हो सकती है और पैसिव भी हो सकती है। एक्टिव किसमें, किसका किसका, सोडियम, अमाइनो एसिड और ग्लूकोज, इनका एक्टिव होता है। और पैसिव, वाटर, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और नाइट्रोजनस वेस्ट, इनका रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, पैसिव होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये रीअब्जॉर्प्शन, एक्टिव और पैसिव एग्जाम में आता है, तो इसको याद कर लेना। अब देखो अब नेफ्रॉन के जो अलग अलग पार्ट्स है, जैसे PCT, लूप ऑफ हेनले और इधर DCT, तो यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होता है, किसका कितना इम्पोर्टेंस है, वो हम पढ़ेंगे। देखो सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का यहाँ रीअब्जॉर्प्शन होता है। किसका? सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट, मतलब जो PCT वाला पार्ट है, यहाँ से सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का रीअब्जॉर्प्शन होता है। 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर रीअब्जॉर्ब फ्रॉम हियर। वाटर का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? PCT से। मतलब 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। लूप ऑफ हेनले प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग हाई ऑस्मोलिटी इन द मिडोरी इंटरस्टिशियम। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। देखो लूप ऑफ हेनले हमेशा जब भी देखना इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए, तो हमेशा पहले असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे फोकस करना। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या निकाला, NaCl, और कलेक्टिंग डक्ट से क्या आया, यूरिया। तो NaCl और यूरिया की वजह से क्या हुआ, पूरा इंटरस्टिशियम में कंसंट्रेशन या ऑस्मोलिटी क्या हुआ, बढ़ गया। तो इसकी वजह से ऑस्मोलिटी बढ़ा, जिसकी वजह से यहाँ पे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से क्या निकला, वाटर निकला। तो अपना लूप ऑफ हेनले असेंडिंग के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। लूप ऑफ हेनले क्या करता है, इंटरस्टिशियम में हाई ऑस्मोलिटी को मेंटेन करता है। तो तुम्हें समझ आया ये बात? ये सब NCERT की लाइंस है। प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग हाई ऑस्मोलिटी इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम। अब मैंने तुमको बताया था कि लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट, डिसेंडिंग और असेंडिंग। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले किसके लिए परमिएबल है, H2O के लिए, ठीक है सर। क्या NaCl के लिए परमिएबल है? नो सर, काट दिया, ठीक है। अब बताओ, जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है उसका थिन पार्ट था और थिक पार्ट था। तो जो थिन पार्ट था, अब बताओ वहां से NaCl निकलता है पैसिवली। सबसे पहली बात, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले वाटर के लिए परमिएबल नहीं है, दूसरी काट दो। थिन पार्ट से NaCl पैसिवली निकलता है और थिक पार्ट से NaCl एक्टिवली निकलता है, मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो तुम्हें सारे कंसेप्ट समझ आ गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब DCT का बात करते हैं। यहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है NaCl और वाटर का। जो DCT है यहाँ से कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। कंडीशनल क्यों सर? DCT के दो पार्ट्स होते हैं, एक प्रॉक्सिमल पार्ट और एक डिस्टल पार्ट। प्रॉक्सिमल पार्ट पे एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर होते हैं और डिस्टल पे ADH के। ये एल्डोस्टेरोन आएगा तभी यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होगा, मतलब कंडीशन है, जब ADH आएगा तभी यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो दिस इज हियर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। अब बताओ, एल्डोस्टेरोन आया तो NaCl का रीअब्जॉर्प्शन कैसा होगा, एक्टिवली। ADH आया तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कैसा होगा, पैसिवली। तो तुम्हें समझ आया कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन क्यों बोलते हैं।
चलो अब हम आते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम हेयर। अब देखो एनसीईआरटी में इन लाइन लिखा है तो बच्चों को समझ आता है कि लार्ज अमाउंट, सबसे ज्यादा अमाउंट वाटर यहीं से रीअब्सॉर्प्शन होता है। देखो ये तो फाइनल बात होती है, जब फिल्ट्रेट छन छन के आया, छन छन के आया, छन छन के, यहाँ तो मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन हुआ, 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हो गया। लेकिन फाइनली आया कलेक्टिंग डक्ट में। अगर यहाँ से हमें, अगर हमारी बॉडी को वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और फिल्ट्रेट यहाँ तक पहुँच गया, तो हम यहाँ से भी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को रीअब्जॉर्ब कर सकते हैं कलेक्टिंग डक्ट से। ये बातें बोली गई है, ना कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम हियर, नॉट। तो यहाँ से भी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब हो सकता है, कुड बी। अब देखो यहाँ पे भी एडीएच के रिसेप्टर होते हैं, मैंने बताया वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कैसा होगा, पैसिवली। अब देखो यूरिया क्या होता है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आ जाता है, थिन, और फिर थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से एक्सचेंज हो जाता है। देखो मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया है कि कलेक्टिंग डक्ट से क्या हुआ, यूरिया आया। यहाँ यूरिया जो होता है ये भी मेडुलरी इंटरस्टिशियम को, ऑस्मोलेटिटी को बढ़ाता है। तो देखो अब यूरिया आया और फिर क्या होता है, ये जो थिन पार्ट होता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से, यहाँ से एक्सचेंज होता है, फिर ऐसे ऐसे यूरिया चलता रहता है। तो समझ आया, यूरिया आया, फिर थिन पार्ट से चढ़ गया ऊपर, फिर ऐसे ऐसे, फिर नीचे, फिर ऐसे, मतलब ऑस्मोलेरिटी को मेंटेन करता रहता है। तो तुम्हें ये बात समझ, अब देखो समझ में आ गई होगी कि यूरिया जो होता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आ जाता है, फिर कहाँ चला जाता है, थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से। अब देखो रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस के बाद नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट में ऑस्मोलेरिटी अलग अलग हो जाती है। तो देखो रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हुई, यहाँ पे H2O बाहर निकला, तो कंसंट्रेशन क्या हुआ, वाटर बाहर निकलता है, मतलब अंदर फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो कंसंट्रेशन क्या हुई, फिल्ट्रेट में बढ़ती गई। तो रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस के बाद जो नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट हैं उनमें कंसंट्रेशन अलग अलग हो जाती है। रीअब्जॉर्प्शन के बाद नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट में ऑस्मोलेरिटी अलग अलग, ऑस्मोलेरिटी मतलब कंसंट्रेशन अलग अलग हो जाती है। अब देखो एक कंसंट्रेशन का चार्ट है, तुम्हें याद रखना है, इस 300। अब देखो अगर 300 से ज़्यादा है तो हाइपरटोनिक और 300 से कम है तो हाइपोटोनिक। तो फाइनली हमारा कंसंट्रेटेड यूरिन निकलता है। देखो 300 से ज़्यादा है, 800 मतलब हाइपोटोनिक। इस सेगमेंट को बोलते हैं कंसंट्रेटिंग सेगमेंट, क्योंकि यहाँ से H2O बाहर निकलता है तो फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। और इस सेगमेंट को बोलते हैं डाइल्यूटिंग सेगमेंट, यहाँ से NaCl बाहर निकलता है, मतलब अंदर से कंसंट्रेशन कम हुआ तो क्या होता है, इसको बोलते हैं डाइल्यूटिंग सेगमेंट। अब देखो मैंने दो चीजें पढ़ ली, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अब हम पढ़ेंगे ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन का मतलब समझो पहले। देखो नेफ्रॉन के अंदर जो फिल्ट्रेट फ्लो कर रहा है उसके अंदर सब्सटेंस को डालना है, ताकि फिल्ट्रेशन के साथ साथ वो सब्सटेंस बाहर निकल जाए, क्योंकि वो सब्सटेंस कैसा था, हार्मफुल था सर। मैंने तुमको शुरू में ही बताया था कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं होता है, मतलब वो हमारी ब्लड वेसल से फिल्ट्रेट होकर के नहीं आते हैं, ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन नहीं हुआ। तो उन सब्सटेंस को, जबकि चूंकि वो सब्सटेंस हमारे लिए हार्मफुल है, तो उन सब्सटेंस को हम फोर्सफुली डैम्प कर देते हैं, डाल देते हैं। देखो देखो इन सब्सटेंस को डाला गया है ताकि ये सब्सटेंस भी हमारे फिल्ट्रेट के साथ बाहर निकल जाए। तो तुम्हें समझ आ गया कि फिल्ट्रेट के साथ सब्सटेंस को बाहर निकाला जाए और सब्सटेंस को डालना होता है, और फोर्सफुली डाल देते हैं। अब देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की कौन कौन सी साइट होती है, पीसीटी। देखो यहाँ पे पीसीटी भी, सॉरी, ट्यूबुलर सिक्रीशन की कौन कौन सी साइट होती है, पीसीटी, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। इन तीन जगह पे अल्ट्रा ट्यूबुलर सिक्रीशन करते हैं। पीसीटी पे किसका किसका ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है, और डीसीटी पे सर H+K+NH3, H+K+NH3, ये तो तीनों मिलते जुलते हैं। ड्रग्स, यूरिक एसिड, इनका हम ट्यूबुलर सिक्रेशन कर देते हैं, फोर्सफुली डाल देते हैं ताकि ये सब्सटेंस बाहर निकल जाए। साथ साथ हम कलेक्टिंग डक्ट से भी K+H+, इनको हम फोर्सफुली डाल देते हैं। अब देखो जहाँ भी H+ का रोल आ गया, मतलब वो पीएच से रिलेटेड हो गया, तो ट्यूबुलर सिक्रीशन जो होता है हमारी एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करता है। साथ साथ देखो K+, बहुत सारे आयंस को डाल रहे हैं, साथ साथ ही आयनिक बैलेंस को भी मेंटेन करता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि ट्यूबुलर सिक्रीशन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है,
मतलब एसिड बेस बैलेंस को और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है। तुम्हें ये बात समझ आई या नहीं आई? सर आ गई। मैं सिर्फ एक कंसेप्ट पे काम करता हूँ और उसी कंसेप्ट से सारे चीज़ें समझा देता हूँ। तो मैंने सिर्फ एक ही चीज़ तुमको बताया अभी तक कि हमेशा पहले असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे फोकस करना है, तब तुम्हें समझ आएगा कि डिसेंडिंग लिम्ब से कैसे वाटर निकलता है। पहले तो हम रट लेते थे कि सर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से वाटर निकल गया, पर क्यों निकला इसके पीछे रीजन समझ आया? क्योंकि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले NaCl के लिए परमेबल था, तो NaCl निकला और यूरिया भी हमारी कलेक्टिंग डक्ट से निकल जाए, तो NaCl और यूरिया की वजह से यहाँ पे ग्रेडियंट डेवलप हुआ। और ग्रेडियंट किसका? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो और हमें पता है कि जिधर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, मतलब ऑस्मोलरिटी ज़्यादा होती है, उधर ही वाटर मूव करता है। तो चारों तरफ ऑस्मोलरिटी बढ़ गई, जिसके वजह से डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर निकल गया। तुम्हें ये बात समझ आई? सर आ गई। अब देखो एक बार तुम्हें क्विक रिव्यू कराता हूँ। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, चलो 3 स्टेप्स यूरिन फॉर्मेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव ट्यूबुलरिजेशन, ट्यूबुलर सिग्नेचर। सर अल्ट्रा मीन्स फाइन, फिल्ट्रेशन मीन्स फिल्ट्रेशन। फाइन फिल्ट्रेशन होता है। क्यों फाइन फिल्ट्रेशन होता है सर? क्योंकि सर ब्लड में हमें से पहले ब्लड जो होता है प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से बना है। फॉर्म्ड एलिमेंट तो होते मतलब इनका फिल्ट्रेशन होता ही नहीं है। रही बात प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में भी प्लाज्मा प्रोटीन का फिल्ट्रेशन नहीं होता, मतलब प्लाज्मा की सारी कंस्टिट्यूएंट फिल्टर होते हैं एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन, और वो नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस होता है। प्लाज्मा के सारे कंस्टिट्यूएंट फिल्टर हो गए, सिलेक्शन नहीं हुआ। अब देखो उसको बोल दिया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब सिलेक्शन नहीं हुआ तो कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होंगे जो हमारी बॉडी के लिए जरूरत है, मतलब उसको उठा उठा करके हमें ट्यूबुल्स में डालने हैं ताकि वो हमारी यूरिन से बाहर ना निकल पाए, तो उसको बोलते हैं सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। और थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रीशन। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं होता है और वो सब्सटेंस हमारे लिए हार्मफुल है, तो हम उनको क्या करते हैं, फोर्सफुली इनमें डैम्प कर देते हैं ताकि वो फिल्ट्रेट से होता हुआ बाहर निकल जाए, तो उसको बोल देते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, इसको तुम अच्छे से पढ़ना। अब देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में GFR कितना बनता है, कितना ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता है पर मिनट, 125 ml। और GFR क्या होता है, 1 मिनट में जो फिल्ट्रेट बाउमन कैप्सूल के ल्यूमेन में पहुंचता है वही होता है GFR। मतलब कहाँ से? ग्लोमेरुलस से 1 मिनट में जितना बाउमन कैप्सूल के ल्यूमेन में, ये क्या है अपना ल्यूमेन, इसमें जितना पहुंच गया वो क्या है अपना GFR। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है। तो सर GFR कितना बना? 180 लीटर, ठीक है। सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन मैंने बता दिया था। देखो GFR बना 180 लीटर पर डे। 180 लीटर हमारे बाउमन कैप्सूल में आया तो क्या हम 180 लीटर निकाल देते हैं? नहीं सर, हम इन कुछ सब्सटेंस को रीअब्जॉर्ब करते हैं और फाइनली हम निकालते कितना है, 1 से 1.5 लीटर, 1.5 लीटर। तो सर 180 लीटर था और 1.5 लीटर निकाले, मतलब सब्सटेंस का क्या हुआ, रीअब्जॉर्प्शन। और रीअब्जॉर्प्शन मतलब क्या हुआ, रीअब्जॉर्ब होकर के ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है इसमें चले जाते हैं, तो वो हो गया रीअब्जॉर्प्शन। अब ये चीज तो तुम्हें याद करना है कि पीसीटी से किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, टीसीटी से क्या होता है, किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ कंसेप्ट मैंने तुम्हें बता दिया कि प्रॉक्सिमल पार्ट, डिस्टल पार्ट, प्रॉक्सिमल पे एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर, डिस्टल पे एडीएच के रिसेप्टर। यहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एल्डोस्टेरोन होगा तभी काम करेगा, एडीएच होगा तभी यहाँ पे काम होगा, ठीक है। थिन पार्ट NaCl का रीअब्जॉर्प्शन होता है, पर कैसे? पैसिवली। थिक पार्ट से NaCl एक्टिवली निकलते हैं, मतलब रीअब्जॉर्ब होते हैं, बाहर निकलते हैं, ब्लड वेसल में जाते हैं। ब्लड वेसल में जाते हैं, सर नहीं समझ में आएगा ब्लड वेसल। अरे भाई यहाँ पे ब्लड वेसल, यहाँ पे यदि कहाँ जाएंगे NaCl, इसी में तो जाएंगे ब्लड वेसल में। पहले इंटरस्टिशियम में आते हैं, फिर क्या करते हैं, यहाँ ब्लड वेसल है, फिर ब्लड वेसल जाते हैं। तो जब हमारी इंटरस्टिशियम फ्लूइड में आएंगे तो ऑस्मोलरिटी बढ़ जाएगी। इस ऑस्मोलरिटी के बढ़ने की वजह से डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से वाटर बाहर निकल जाता है, और वाटर बाहर निकलेगा मतलब फिल्ट्रेट कैसा हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया। तो रीअब्जॉर्प्शन के बाद नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट में कंसंट्रेशन अलग अलग हो जाती है, ठीक है। सब्सटेंस का रीअब्जॉर्प्शन एक्टिव पैसिव दोनों हो सकता है। एक्टिव में याद रखना है, पैसिव में याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अलग अलग पार्ट में पीसीटी में पहले समझ लिए, यहाँ सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर रीअब्जॉर्ब होते हैं। वाटर का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ सर? पीसीटी।
लूप ऑफ हेनले सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन मेंटेनिंग हाई ऑस्मोलिटी एंड मेडुलरी इंटरस्टिशियम फ्लूइड। ये सारी चीजें मैंने तुम्हें समझा दिया है। चलो अब डीसीटी कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ से NaCl और वाटर का। प्रॉक्सिमल पे एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर, डिस्टल पे एडीएच के रिसेप्टर। सारी चीजें मैं बता दिया हूँ। कलेक्टिंग डक्ट, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है, लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब कहाँ होते हैं? पीसीटी से। यूरिया क्या करता है? मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आता है, फिर थिन असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले में चला जाता है। ऐसे करके मेडुलरी इंटरस्टिशियम कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। अब रीअब्जॉर्प्शन के बाद नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट में कंसंट्रेशन अलग हो जाती है, फाइनली हाइपरटोनिक, क्योंकि 300 से ज्यादा कंसंट्रेशन है। सब समझा दिया तुम्हें। ट्यूबुलर सिक्रेशन का इसका मतलब क्या होता है? इनको सब्सटेंस को हमें डैम्प करना होता है ताकि ये यूरिन से बाहर निकल जाए। ट्यूबुलर सिक्रेशन का साइट क्या क्या होता है सर? पीसीटी हो गया, डीसीटी हो गया और कलेक्टिंग डक्ट हो गया। और इन्हें याद करना है कि पीसीटी में किसका किसका ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है। ये तो दोनों में कॉमन है। साथ साथ ड्रग्स एंड यूरिक एसिड ये भी सीक्रेट होते हैं पीसीटी में। H+ K+ इनका भी सिक्रेशन होता है। सिक्रेशन का मतलब जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी आ रही है उनसे सब्सटेंस अंदर जा रहे हैं नेफ्रॉन के पार्ट में, ताकि वो फाइनली बाहर निकल जाए कलेक्टिंग डक्ट से। ट्यूबुलर सिक्रेशन एसिड बैलेंस मेंटेन करता है, आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है। हो गया। अब अपना टॉपिक है काउंटर करेंट मैकेनिज्म, जो बहुत आसान है, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा।